हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी फिट, फाइन एंड मस्ट बी स्टडिंग वेरी हार्ड. In this video, I am going to cover what? Verification of revenues. So, under this head, I will discuss two items. One, sales, and another is investment income. So, starting with sales. The first assertion is occurrence. So, the management has claimed that only those sale transactions have been recorded which have occurred. And as auditor, we have to verify their claims. Right? So, हम लोग ये पहले से भी जानते हैं कि अगर जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स हैं उनका वेरिफिकेशन एसर्शन वाइज ही हम देखते हैं. मैनेजमेंट ने दावे किए हैं और हम उन दावों को चेक करेंगे, अपनी कसौटी पर परखेंगे कि वो दावे सही हैं या नहीं. तो यहां मैनेजमेंट दावा कर रहा है on that recorded transactions have occurred. आइए चलें सीधे काम पर. तो अकरेंस हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं. पहली चीज कहते हैं एंश्योर सेल इज नॉट ओवरस्टेटेड by performing following audit procedure. We have to make sure that sale is not overstated. Now, as auditor, we have to ensure that sale is neither understated nor overstated. Right? But here they talk that we have to ensure that sale is not overstated. But do remember, as I have said, as auditor, we have to ensure that sale is neither understated nor overstated. So why here they are talking about overstatement of sales? Reason is this, occurrence. अगर सेल ओवरस्टेटेड होगी यानी सम पोर्शन, सम पार्ट, सम अमाउंट ऑफ सेल इज एक्चुअली नॉट अकर्ड एंड इट इज स्टिल रिकॉर्डेड, राइट? बट इफ देयर इज अंडरस्टेटमेंट देन अकरेंस तो हुआ ही है सर, राइट? छोटा अमाउंट रिकॉर्ड की क्या इनकरेक्ट है. सो अंडरस्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड either under completeness or accuracy. दो और अदर assertions हैं. तो understatement को हम कंसिडर कर सकते हैं कहां पर? जब हम accuracy को वेरीफाई कर रहे हो, जब हम या तो हम फिर completeness को वेरीफाई कर रहे हो. ठीक? So it is proper to discuss or it is proper to ensure that sale is not overstated. तो सेल ओवरस्टेट ना हुई हो उसके लिए क्या करना है सर? कौन सा प्रोसीजर वेरीफाई करना है, फॉलो करना है? पहली बात, एंश्योर सेल इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड ट्वाइस. वेरीफाई वेदर सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, और कह सकते हैं एंश्योर सेल इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड ट्वाइस. ठीक? तो वेरीफाई whether sale invoice is recorded twice or whether cancelled sale can be recorded. क्या आपको लगता है कि कैंसल्ड सेल भी रिकॉर्ड की जा सकती है इन ऑर्डर टू ओवरस्टेट सेल्स? नेक्स्ट कहते हैं वेरीफाई few sales invoices with
एंट्रीज इन सेल्स जर्नल। ये क्यों कर रहे हैं सर? हम कुछ सेल इनवॉइसेस को वेरीफाई करेंगे विद सेल्स जर्नल। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इंश्योर कर सकें सही अमाउंट में जर्नल एंट्रीज पास की गई हैं, जो अमाउंट इनवॉइस पर अपीयर हो रहा है सेल का, उसी अमाउंट पर एंट्रीज पास की गई हो। नेक्स्ट, एंश्योर नो फिक्टिशियस सेल्स और कस्टमर्स हैव बीन रिकॉर्डेड। वेरीफाई कर लीजिए ना तो कोई फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड की गई हो या फिर फिक्टिशियस कस्टमर रिकॉर्ड किया गया हो। अब फिक्टिशियस सेल्स कैसे वेरीफाई करें? दिस इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड। जैसा मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि आप सेल इनवॉइसेस लें, देखें किन पार्टी को सेल की गई है, उस सेल इनवॉइसेस से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, इट मे बी एनी शिपिंग डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, राइट, हम लोग अक्सर बोलते हैं बिल डी, उसको वेरीफाई करिए तो कहीं हम ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश कर पाते हैं। खैर, मेक श्योर करिए दैट नो फिक्टिशियस सेल एंट्रीज हैव बीन पास्ड, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर where there is significant uncertainty regarding collectibility. So this is all about AS9, where sale is happened, entity has made the sale, and there is significant uncertainty regarding its collectibility. Actually, this sale should not be recorded, right? So this is connected with AS9. Now next is consider whether any shipment is made without the consent or agreement with the customer, especially at the year end. क्या एंटिटी ने बिना कस्टमर की कंसेंट के, अग्रीमेंट के गुड्स शिप करे हैं? शिपमेंट इज मेड एंड देयर इज नो कंसेंट एंड दिस इवेंट इज हैपेंड एट द ईयर एंड। Unless until the risk and reward of ownership is transferred, sale should not be recognized. We know all that. So where shipment is made without the consent of customer at the year end, it is possible that such shipment is made in order to inflate the sale figure. So we have to quite cautious on that to make sure कि shipment बिना कस्टमर की कंसेंट के ना हुई हो, राइट। नेक्स्ट इज वेदर कस्टमर ऑब्लिगेशन इज कंटिंजेंट ऑन सम अदर एक्शंस। नो, व्हाट्स दैट? कस्टमर ऑब्लिगेशन, मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं कहूंगा, मैं जिसको सेल कर रहा हूं वो मेरा कस्टमर, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? भाई साहब मेरा पैसा दो, राइट। सो अगर कस्टमर की ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन इज टू प्लीज मेक पेमेंट टू द सेलर। इफ इट इज कंटिंजेंट, कस्टमर की ऑब्लिगेशन टू मेक मी पेमेंट is contingent upon other actions. मैंने सेल किया किसी को with a condition, आप जब फर्दर सेल कर दोगे तब आप मुझे पेमेंट कर देना। तो when I should recognize the revenue? When such party makes sale to third party, only then revenue shall be recognized. Otherwise it amounts to overstatement of revenue. It is overstatement of sales. I hope it is clear to you, right?
So, in order to ensure that sale is not overstated, you have to take these steps. Simple steps हैं, right? Make sure करिए that sale invoice is not recorded twice, or verify whether cancelled sale is recorded. Then verify few sale invoices with the relevant entries in sales journal. Ensure there is no fictitious customer sale recorded, and then verify whether significant uncertainty exists regarding ultimate collectability. Verify whether shipment made without the consent of customer, and whether customer obligation is contingent upon some other actions. Examples जैसे resale हो गया. One more example is that consignment sale. Sometimes even consignment sale is recorded as regular sale, which is not correct, and you know the principle behind that. When consignee sells the good to third party, only then revenue is recognized. So that is also there. So these steps we have taken to ensure that sale is not overstated. और क्या क्या कर रहे हैं सर? Occurrence के लिए ensure या verify sequence of sales invoices. Sale invoices should be in sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Just recall what I told you when I was taking up the sampling. There I was discussing a topic, audit procedure. And we discussed what constitute deviation, what constitute misstatement. There I have discussed, if some sale invoice you have selected, some sale invoice number you have selected in a sample, and that invoice is missing, then you regard it as misstatement. So हमें ये भी इंश्योर कर लेना है कि जो सेल इनवॉइसेस हैं वो सीक्वेंसिंग में हो. ठीक. नाउ मूविंग फर्दर, और अगर हम सोचें ध्यान से कि अकरेंस में मैं और क्या क्या लूं और कौन से पॉइंट्स होने चाहिए. सर सेल रिटर्न का भी पॉइंट है. सेल रिटर्न अगर हुआ, माना सेल हुई तो ट्रांजैक्शन अगर हुआ, पर सेल रिटर्न आ गया. इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं अकरेंस इज सीज्ड. जो हुआ अकरेंस हुआ, अकरेंस का रिवर्सल हो गया. तो अगर सेल प्रॉपरली रिकॉर्डेड है तो सेल रिटर्न भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए. इजंट इट? सो अगली बात करता हूं. अगर कोई सेल रिटर्न्स हुए हैं, वेरीफाई सेल रिटर्न्स विद सेल्स इनवॉइसेस, चालान, क्रेडिट मेमो एंड स्टॉक रिकॉर्ड. इतनी चीजों से वेरीफाई करें. And also do one thing. क्या? Compute sale return to sales ratio of current year and compare with that of previous year, and inquire into the reason for any increase और डिक्रीज. सो ये भी एक काम कर लेना है. क्या? वी हैव टू कंप्यूट. दिस इज ऑल अबाउट वी आर असर्टेनिंग द जेन्युइननेस ऑफ सेल्स रिटर्न, राइट? सो डू दिस सेल्स रिटर्न टू सेल्स रेशियो, कंप्यूट कर लीजिए, पिछले साल से कंपेयर करिए, एंड इंक्वायर इनटू द रीजंस फॉर एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? अकरेंस के नाम पर एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? कहते हैं सर, रिव्यू जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. Now, what is unusual transactions, especially in case of sale? देखिए,
sale transaction may be unusual in many aspects, but generally we find sale transaction unusual when there is some abnormal discount is given, allowance is given, right? So जहां पर कई unusual discounts हैं, incentives दिए जा रहे हैं, allowance दिया जा रहा है, then क्या करना है? वहां पर रिव्यू करिए what entries in sales journal. तो जहां पर जर्नल एंट्री है, जहां ये एंट्रीज जर्नलाइज की गई है, वहां पर हमको एप्रोप्रिएट नरेशन मिल जाएगा कि अगर किसी पार्टी को जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसका कारण क्या है, वो एवरीथिंग वाज रिटन एंड देन फर्दर वी कैन डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट और फ्रॉम सम कंसर्न ऑफिसर इन दिस रिगार्ड. सो आई थिंक वन assertion I have covered. I think I have covered sufficient, almost all the points. So next assertion I'm going to take up, and that is completeness. मैं कहूंगा दोनों assertion यहां हम वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लीटनेस भी, कट ऑफ भी. तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के लिए तो आप जानते हैं OACCC, अकरेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ये सारे एसेशन है सर. सो टेक बोथ, कंप्लीटनेस भी, कट ऑफ भी. अब कट ऑफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू. जस्ट अ लिटिल बिट आई एम डिस्कसिंग हियर. We all know that accounting is a continuous process. It does not end as on 31st March. It goes on. And therefore, it is important to separate the transaction of one year from the transaction of ensuing years. Only then we can compute the working result of entity for particular period. अगर हम 2 साल के ट्रांजैक्शन को अलग अलग नहीं कर पाते तो मेरे लिए समस्याएं खड़ी हुई हैं. और इसलिए कट ऑफ की दिक्कत कहां कहां पर आती है? सेल में आएगी, परचेज में आएगी, इन्वेंट्री को लेकर आएगी. बस यही 3 आइटम्स हैं जहां कट ऑफ की प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो हमें कट ऑफ, एक एंटिटी को कट ऑफ प्रोसीजर इंस्टीट्यूट करना चाहिए ताकि मेक श्योर हो सके कि सेल, परचेज सही करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए हों. दे आर नॉट टेम्पर्ड, राइट? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, दिस कट ऑफ एरर अकर्स बिकॉज सम ऑर्गेनाइजेशन, सम क्लाइंट्स, दे रिकॉर्ड सेल्स on the basis of dates on the sale invoice. Instead, they should record the sale invoice, the sales on the basis of the date on which risk and reward of ownership is transferred. तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब कोई एंटिटी रेवेन्यू, सेल्स रिकॉग्नाइज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ सेल इनवॉइस. करना क्या चाहिए? जिस दिन उन्होंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर करी उस दिन, राइट, उस दिन उनको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए था. तो पहला काम यही करना है. पहला पॉइंट यही है, परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट टू एंश्योर दैट सेल इज रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड and sale is not tempered, right? और बाद में अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को देखेंगे तो सेकंड पॉइंट यही है कि दिस एरर अकर्स बिकॉज सम ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट फॉर रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ सेल्स इनवॉइस इंस्टेड ऑफ डेट ऑन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, राइट? So
2 पॉइंट्स ये हो गए सर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एग्जामिन क्रेडिट मेमोज issued post the period end। अगर कोई क्रेडिट मेमोज इशू किए जा रहे हैं साल के खत्म होने के बाद, देन ऑडिटर स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। वाई सर? समटाइम्स सेल टीम of particular organization is under pressure to achieve revenue targets, sale targets, and in order to achieve those targets they record fictitious sales before the end of year। तो उन्होंने साल के पहले सेल को बढ़ाकर दिखा दिया और बता दिया कि हमने परफॉर्मेंस टारगेट्स अचीव कर लिए। 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बन गई, रेवेन्यू दिखा दिया गया। 4 या 5 ऑफ अप्रैल को क्रेडिट मेमो इशू करके उस बढ़ी हुई सेल को क्या कर दिया? रिवर्सल कर दिया। राइट? सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर। सो ऑडिटर शुड बी extra careful for where credit memos have been issued post या after the end of period। ठीक? तो sometimes the sale team of particular entity is under pressure to achieve revenue targets, and in order to achieve those targets they record fictitious sale which is subsequently cancelled out by issuing credit notes to make sure। completeness ensure करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है, दैट इज रिव्यू जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न्स। दोनों चीजें, जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो पूरे साल के दौरान अक्रू हुआ, पे किया गया, वो सब कंप्यूट करिए, रिव्यू करिए और रिटर्न्स भी रिव्यू करिए। राइट? एंड मेक श्योर दैट फिगर ऑफ जीएसटी, दैट इज फिगर ऑफ टैक्स एज पर जीएसटी रिटर्न agrees with the, or rather I will say, I'm again saying this, ensure that figure of revenue, that is sale, as per GST return agrees with the figure of sale disclosed in reflected in profit loss statement। तो जीएसटी रिटर्न में जो सेल की फिगर शो की गई है वो वही हो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट की गई है। फर्दर we can also verify the reasonableness of amount of tax, that is GST। उसके लिए हम क्या करें? We can compute GST ourselves, we can multiply applicable rate of GST with the gross sales value and compare this amount of tax with amount of tax shown in return, and in case there is discrepancy, there is some variation, inquire into the reason। So this is all about GST and GST returns। One more thing, कहते हैं एक काम और कर लीजिए, रिव्यू एंट्रीज इन सेल्स रिटर्न, इन सेल्स जर्नल विद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। I think this point I have already explained you, completeness के रिगार्डिंग, कि कोई सेल ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है कि नहीं। उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ हम सेल ट्रांजैक्शन को, सेल इनवॉइस को वेरीफाई करा लें। राइट? सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट
assumption is measurement. अब सेल में मेजरमेंट क्या होगा? सर कई एस्पेक्ट आते हैं, कई बार एक्सपोर्ट सेल होगी, वहां पर मेजरमेंट की बात आती है। अगर एक्सपोर्ट सेल है देन इट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 11 वी नो। और सर मेजरमेंट की बात कहां आती है सेल्स को लेकर? डिस्काउंट हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, वो देख ले सही कंप्यूट किया गया 2 बार। और तीसरी मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम कब आती है? अगर रिलेटेड पार्टी को सेल की गई है, क्योंकि वहां पर फिर मेजरमेंट अक्सर गलत होता है। सो मेजरमेंट की बात जब हम करें तो पहली बात यह है, वेयर क्लाइंट इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट सेल्स एंश्योर कंप्लायंस ऑफ AS 11। अगर एक्सपोर्ट सेल है तो एंश्योर कंप्लायंस विद AS 11, राइट। दूसरी बात सेकंड, जैसा मैंने भी आपसे कहा, सेलेक्ट फ्यू ट्रांजैक्शन एंड एग्जामिन देम फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। तो अगर सेल ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, सेल्स ऑर्डर मिला होगा, राइट। एक ने क्रेडिट इवैल्यूएशन किया होगा, एक ने सेल इनवॉइस बनाई होगी, ऑथराइज किया होगा ट्रांजैक्शन, फिर अगले ऑफिसर ने या कर्मचारी ने सेल अमाउंट रिसीव किया होगा और फिर स्टोर कीपर ने गुड्स इशू कर दिए होंगे। तो एक सेल ट्रांजैक्शन कितने फेजेस से होकर गुजर रहा है? हमें करना क्या है एज ऑडिटर? सेलेक्ट फ्यू सेल ट्रांजैक्शन एंड एग्जामिन देम फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। एक सेल ट्रांजैक्शन कितने फेजेस से गुजरता है हम एग्जामिन करें, एंड एवरी स्टेज वी नीड टू वेरीफाई दैट इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। At particular stage, discount, incentive, allowance were properly worked out, duly authorized, duly recorded, appropriately documented. तो हर स्टेज पर मेजरमेंट सही हो, एक ट्रांजैक्शन जितने फेज से होकर गुजर रहा है हर स्टेज पर ड्यूली रिकॉर्ड हो, ड्यूली ऑथराइज्ड हो, ड्यूली मेजर्ड हो, ड्यूली डॉक्यूमेंटेड हो, ये सब हमको वेरीफाई कर लेना है, राइट। और अगर किसी रिलेटेड पार्टी को सेल किया जा रहा है, इफ देयर इज सेल टू रिलेटेड पार्टी, तो वेरीफाई, रिव्यू द कलेक्टिबिलिटी, अमाउंट रिकवर होगा भी कि नहीं, एंश्योर ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर ड्यूली ऑथराइज्ड and value of transaction is reasonable and at arm's length, right? This I have already explained many times to you. So this is all about measurement. The last is disclosure, and I am finishing it out by saying disclosure shall be as per schedule 3, right? So this is all about sales, very important. और देखिए साहब, again I am telling all the points are so logically connected. जैसे मैंने आपको सुनाया, एक दो बार सुनिए, लॉजिकली पॉइंट्स कनेक्ट करिए, तो ये भी याद रह जाएगा कौन सा पॉइंट हम अकरेंस मिले, कौन से पॉइंट्स हम मेजरमेंट मिले, कौन से पॉइंट्स हम कट ऑफ मिले, कौन से पॉइंट हम कंप्लीटनेस मिले, राइट। सो इसको करिए एंड देन आई विल स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इनकम। हमारे मॉड्यूल में यही 2 इनकम्स हैं जिन पर डिस्कशन है, सेल्स और इन्वेस्टमेंट इनकम। सो जस्ट गो थ्रू योर मॉड्यूल इन 1 मिनट्स टाइम। आई विल स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इनकम।
I hope it is very clear. If you have any query, obviously I always repeat the same. कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप कृपया मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए. I will resolve all your queries, right? So, moving on the second item, that is investment income. Investment income may be income in respect of shares, securities, that is dividend. There may be interest income in respect of debenture, bonds. Investment may be in the mutual fund. So covering all kinds of investments, let us start with fixed deposit. So pehla, now this is important to note. Here we are not discussing this item assertion wise. So it is good for us. अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग के पास यही प्रोसीजर है फॉलो करने के लिए. आ जाइए सर. सो वेरीफाई इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तो कैसे वेरीफाई करें सर? सबसे पहले करना क्या है? ऑब्टेन list of all FDs opened during the year along with applicable rate of interest as well as number of days during which such FD was outstanding. तो पहला काम क्या करना है? I will obtain complete list कि साल के दौरान कितनी FDs खोली गई, कितनी जगह बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिक्स डिपॉजिट्स किया है एंटिटी ने या क्लाइंट ने, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल था क्लाइंट को, और किसी ने अप्रैल में खोली होगी, किसी ने मई में, किसी ने शायद अगस्त में, शायद दिसंबर में भी किसी ने ली हो एफडी, तो कितने दिन वो आउटस्टैंडिंग थी. तीनों अमाउंट ले लीजिए, तीनों फिगर ले लीजिए, तीनों डेटा ले लीजिए. इस फिगर का जो तीनों डेटा आपको मिले क्या करोगे? अगला होगा चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया गया है उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी आप वेरीफाई करिए बाय मल्टीप्लाइंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विद एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच इट वाज आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय 365. ऐसे ही निकाला जाएगा सर. ओके, सो चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. साथ में और क्या कर लेना है? ऑब्टेन in respect of all FDs outstanding at the end of year, वो FDs जो मैच्योर नहीं हुई और स्टिल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईयर, obtain confirmation from the bank or FIs where such FDs have been opened. जहां जहां जिन बैंक एफआईज में ये एफडीज ली गई हैं, जहां एफडीज की गई हैं, उन बैंक से कंफर्मेशन भी ले लीजिए. ऑल्सो ऑब्टेन कंफर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट इनकम. ऑल्सो ऑब्टेन कंफर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट इनकम from bank and FI, and also ensure that figure of interest as per confirmation agrees with the figure of interest shared by entity. तो जब आप बैंक से कंफर्मेशन लेंगे
तो बैंकर आपको एक सर्टिफिकेट बेसिकली देता है एंटिटी को कि साल के दौरान आपको इतना इंटरेस्ट हमारी बैंक ने दिया। उस इंटरेस्ट की फिगर को हमें रिकंसाइल कर लेना है विद द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट शोन इन एंटिटीज अकाउंट्स। तो एंटिटी ने जो भी इंटरेस्ट का फिगर आपके साथ शेयर किया है उस फिगर को इस बैंक के कंफर्मेशन से अग्री करा लीजिए। राइट। वन मोर पॉइंट, कहते हैं ऑब्टेन फॉर्म 26AS. Now what is this form? I am briefly explaining. Perhaps I have already explained, but one more time I am explaining it. This is form available on income tax side. So if you are registered user, you can go to income tax website, log in कर लीजिए, and there will be a column form 26AS. आप उसको प्रेस करिए तो अगर आपने इस देश में किसी भी बैंक के पास इन्वेस्टमेंट किया होगा एफडीआर के रूप में और आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा, पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस बैंकर ने आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा होगा। और कितना टीडीएस काटा, कितना बैंकर ने आपको इंटरेस्ट दिया, ये सारी सूचनाएं उसने इनकम टैक्स पोर्टल पर कंपल्सरीली शेयर करी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़े बड़े अमाउंट की एफडीज हमने अगर किसी बैंक में कर रखी है तो हर एक उस इन्वेस्टमेंट की सूचना, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड के रूप में हो, डिबेंचर के रूप में हो, चाहे एफडीज के रूप में हो, एनएससी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो सारी सूचनाएं गवर्नमेंट के पास हैं। तो उस बैंकर ने क्या किया होगा, इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा होगा। कितना इंटरेस्ट आपका बना, उस पर कितना टीडीएस काटा, ये सारी सूचनाएं उसने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट करी होंगी और ये वहां पर विजिबल होंगी इन फॉर्म 26AS। तो आपकी देश में कितनी एफडीज हैं, कितना इंटरेस्ट मिला ड्यूरिंग द ईयर, कितना टीडीएस काटा गया, ये सब इस 26AS में अपडेटेड होता है। सो एज ऑडिटर वी शैल ऑल्सो ऑब्टेन दिस फॉर्म 26AS, राइट। और क्या करना है, एंड इंश्योर दैट फिगर ऑफ इंटरेस्ट एज पर दिस फॉर्म agrees with the figure of interest shared by the entity। तो जो एंटिटी ने इंटरेस्ट का अमाउंट बताया और जो 26AS में इंटरेस्ट का अमाउंट बताया गया है, ये दोनों क्या करती हो, रिकंसाइल करेंगी। ठीक जी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ कम टू डिविडेंड। तो हमें इंश्योर करना है डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओनली व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, राइट। एंड व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इजंट इट। ये तो आपने पुराना पढ़ा हुआ है। सो डिविडेंड में हमें सिर्फ इतना ही इंश्योर करना है। आप और भी काम कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू एंड रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। सो दिस पॉइंट यू कैन नरेट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैन ensure that amount of dividend is recognized in PL account when right to receive dividend is established. The right to receive dividend is established when dividend is declared. Now next is mutual fund. See that
any gain or loss on mutual fund, on sale of mutual fund, is recognized as other income. Only when title is transferred by entity. जब टाइटल ट्रांसफर कर दिया गया, केवल उसके बाद ही दिस गेन और लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर इनकम, एंड दिस गेन और लॉस इज द डिफरेंस between redemption value and carrying amount, right? Even for mutual fund, the auditor shall obtain copy of Form 26 AS to reconcile the amount of gain or loss with what entity has shared. In addition to this, the auditor shall obtain mutual fund statement. Sir, this mutual fund statement covers all information. कितनी यूनिट किस डेट पर खरीदी, किस एनएवी पर खरीदी, किस डेट पर यूनिट्स बेची गई, क्या रिडेम्पशन का अमाउंट था, क्या रिडेम्पशन की वैल्यू थी उस समय, रिडेम्पशन के समय कितना गेन लॉस हुआ. Everything is given in mutual fund statement. So obtain mutual fund statement and reconcile the gain, the figure of gain or loss with those shown in books of accounts. तो mutual fund statement भी obtain कर लीजिए और make sure कर लीजिए जो gain और loss है that reconciles with the gain or loss shown in entities books of accounts. So it was simple, easy, and I hope all of you must have understood this. So disclosure, as I have already asked you, do follow schedule 3. So I am covering the audit aspects only. If you have any problem, आप disclosure पढ़िए, and if you come across any issues, do discuss with me. ठीक? So with this I can say today I have completed 2 items, that is sales and investment income. Till then, till next video, do take good care, enjoy yourself, chill pill, right?